हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीटोना। पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के दोनों पेपर्स के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस अध्याय में हम थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी के बारे में पूरी किताब का एक सारांश में समराइज वे में अध्ययन करेंगे ताकि आपको पूरे सिलेबस को समझने में कोई दिक्कत ना रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, भ्रौणिकी ऐतिहासिक समीक्षा तथा प्रकार। तो यहाँ देखो, परिवर्धन जैविकी और भ्रौणिकी 2 शब्द साथ साथ चलते हैं और दोनों का जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है। भ्रौणिकी एम्ब्रियोलॉजी और परिवर्धन जैविकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। परिभाषा समझते हैं इनकी। भ्रौणिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी जीव के युग्मक और युग्मक से युग्मनज बनने से लेकर उसकी संपूर्ण भ्रूणीय अवस्था का अध्ययन किया जाता है, जबकि परिवर्धन जैविकी में किसी जीव की युग्मनज अवस्था से लेकर यानी युग्मक बनना, युग्मक बनने से युग्मनज का बनना और वहाँ से लेकर उसका संपूर्ण भ्रूणीय परिवर्तन होना और उसके पश्चात उसका जन्म होके उसकी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अंत तक मृत्यु को प्राप्त करना, ये सभी परिवर्तन जैविकी का आयाम है। तो हम समझ सकते हैं भ्रौणिकी एक शॉर्ट रेंज डेफिनेशन है और डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्तन जैविकी एक काफ़ी बड़ी टर्म है जिसको हम कभी कभी साथ में सिमिलर रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो हम इसमें ऐतिहासिक समीक्षा और प्रकार, तो यहाँ हम समझेंगे कि भ्रौणिकी का इतिहास क्या रहा है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी बातें बताई, नियम दिए हैं, प्रयोग किए हैं, सिद्धांत दिए हैं, ये सब बताएंगे। और प्रकार, इसमें भ्रौणिकी में अलग अलग प्रकार आपको समझने को मिलेगा। अलैंगिक एवं लैंगिक प्रजनन की सामान्य जानकारी, ये हम वैसे तो रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लेकिन हम भ्रौणिकी पढ़ रहे हैं तो भ्रौणिकी में हम ये भी पढ़ेंगे कि विभिन्न जीवों में जनन किस प्रकार होता है और उस जनन के अंदर कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है और किस प्रकार आगे का परिवर्तन होता है, तो इसकी बेसिक जानकारी इसमें भी पढ़ेंगे। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में परिवर्तन का परिचय, अब जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हम ही है, मनुष्य में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और उसमें जननांग कौन से होते हैं और उसकी जननांगों के जनन तंत्र का पढ़ेंगे, प्रजनन अंगों पर तंत्रिका एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करेंगे। अब जैसे मेल और फीमेल, मेल में मुख्य जननांग है वो वृषण है, जबकि स्त्रियों के अंदर अंडाशय मुख्य जननांग है और उसके अलावा उनके सहायक अन्य संरचनाओं का भी इसमें अध्ययन करते हैं। और इस तंत्र पर तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम का भी कंट्रोल है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी कंट्रोल है। और इसी प्रकार महिलाओं में एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 2 चक्र भी चलते हैं। महिलाओं में, मनुष्य के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है, जबकि अन्य जो मैमेलियंस है, प्राइमेट्स हैं, उनमें एस्ट्रस साइकिल के रूप में ये देखने को मिलता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि एस्ट्रस साइकिल है वो पूरी साल भर नहीं आता, विशेष समय काल में ही आता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक निश्चित समय अवधि का होता है और ये पूरी साल भर चलता रहता है। युग्मक जनन, अब इसमें युग्मकों का निर्माण हम पढ़ेंगे। युग्मकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, और युग्मक जनन के फलस्वरूप द्विगुणित मात्र कोशिका से मात्र जनन कोशिका से अगुणित युग्मक, नर में नर युग्मक जिसको हम स्पर्म कहते हैं और मादा में मादा युग्मक जिसको हम ओवम कहते हैं, बनते हैं। अब युग्मक जनन की प्रक्रिया है वो मेल के अंदर सिंपल होती है, फीमेल के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसकी पूरी डिटेल से जानकारी हम लेंगे। फिर है ओवम और स्पर्म का निर्माण, अंडे व शुक्राणु का निर्माण, और इसी में नेक्स्ट कड़ी जो है वो है पीतक जनन या वाइटेलोजेनेसिस। जब हम युग्मक जनन को पढ़ते हैं तो इसका एक पहलू ये भी होता है कि जब अंडा बनता है दोनों के मिलने से, यानी युग्मनज जो कोशिका बनती है, जैसे मुर्गी का अंडा है हम देखते हैं,
मार्केट में। तो यहाँ उस अंडे के अंदर कोशिकाओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, विभाजन शुरू हो जाते हैं बहुत सारे, उसमें ऊर्जा खर्च होती है और उस ऊर्जा का कोई स्रोत तो होना चाहिए। तो स्रोत के रूप में पीतक होता है, यॉक होता है, जो कि उसी अंडे के अंदर स्टोरेज फूड की तरह कार्य करता है। लेकिन जिन जीवों में यॉक की मात्रा कम होती है उनमें डायरेक्ट प्लेसेंटा के द्वारा पोषण की आपूर्ति की जाती है, जैसे मनुष्य के अंडे इसलिए छोटे होते हैं और संख्या में आप देखते हैं, साइज में देखते हैं तो जो बड़े अंडे होते हैं त्यों उसमें यॉक की मात्रा बढ़ती जाती है। और ऐसे जीव है अंडपरजक की श्रेणी में आते हैं, ओविपेरस की श्रेणी में आते हैं। जबकि विविपेरस जो जीव होते हैं उनके अंदर अंडे कम यॉक वाले होते हैं और उस अंडे के परिवर्तन के पश्चात शिशु अवस्था में उसको मादा के शरीर से निष्कासित किया जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं निषेचन। तो निषेचन की प्रक्रिया क्या है, परिभाषा क्या है? शुक्राणु व अंडाणुओं का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। तो यहाँ अंडे का उत्प्रेरण का सार अंड कोशिका द्रव्य के संगठन में परिवर्तन। तो यहाँ पे देखो ओवम जो है वो बड़ी साइज में है और उसमें फूड स्टोरेज होता है और ये ओवम कुछ समय विभाजन करने के पश्चात आगे के विभाजनों के लिए स्पर्म का वेट करता है। जब स्पर्म की एंट्री होती है और इसकी जो झिल्लियाँ होती है, मेम्ब्रेन होती है, उनके ऊपर वो आके और अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी दर्शाता है, तो उसके पश्चात इसमें सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन होता है और उसके पश्चात इसमें परिवर्तन आते हैं जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में इसमें परिवर्तन आ जाते हैं और उसकी वजह से आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बढ़ती है। नर युग्मक स्पर्म जो है वो एक निश्चित पाथ के द्वारा इसके अंदर एंट्री लेता है, एक ही लेता है। उसके पश्चात उसमें झिल्ली के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो आगे आने वाले स्पर्म्स को रोकती है और निषेचन के पश्चात में दोनों मिलके युग्मनज का निर्माण करते हैं जो उस जीव की प्रथम कोशिका होते हैं। फिर आता है अनिषेक जनन, जरायुस्ता का विकास। अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस से तात्पर्य है बिना किसी निषेचन के सीधे ही जीव की उत्पत्ति होना। तो यहाँ ऐसा समझ सकते हैं कि ये कायिक जनन की जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। कैसे? इसमें एक ही जनक के द्वारा किसी कोशिका के अंदर कुछ उत्प्रेरण होता है और उसके द्वारा नया जीव बन जाता है। तो ये सामान्यतः अगुणित अवस्था दर्शाते हैं। जरायुस्ता का विकास किस प्रकार हुआ है इसको हम समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि प्रारंभ में जीवों की जो उत्पत्ति रही है वो ओविपेरस टाइप की रही है। छोटी जो कोशिकाएं थी, हम मछलियों का उदाहरण लेते हैं, एम्फीबियंस का उदाहरण लेते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार ओवम्स को रिलीज़ कर दिया जाता था और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा उनमें बाद में डेवलपमेंट होता था। लेकिन धीरे धीरे आगे जरायुस्ता का विकास हुआ है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं विदलन एक विशेष प्रकार के समसूत्री विभाजन होते हैं जिसमें भ्रूणीय अवस्था के दौरान कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है परंतु उनका आकार नियत रहता है, मतलब अमाप नियत रहता है, साइज उतनी ही रहेगी, अंदर विभाजन होते रहेंगे। इसको हम ऐसे समझें कि कोई सेव को काट के अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो वो सबको मिला दिया जाए तो वो उस सेव से बढ़ के नहीं होते हैं, उतने ही होते हैं, लेकिन संख्या बढ़ जाती है। इसी प्रकार अगर हम डेयरी मिल्क को देखें तो उसमें जैसे 8 पीस है तो हम सबसे पहले उसको बीच में से तोड़ेंगे तो 2 भाग बने, फिर 2 भागों को और तोड़ेंगे तो 4, फिर 4 से 8, तो 8 भाग बन गए। तो यहाँ हम कोशिकाओं के संदर्भ में देखें तो एक कोशिका थी, उसके टूटने से 8 कोशिकाएं बनी हैं। तो उन 8 कोशिकाओं के बनने से उस 8 कोशिकाओं का आकार नहीं बदला है, उनका सबका एग्रीगेट जो साइज है वो उसी एक कोशिका के बराबर, लेकिन संख्या बढ़ गई है। तो ये इसमें विदलन में भी ऐसे ही होता है। और इसकी एक विशेष बात है, इनको जो कोशिकाएं बनती है उनको हम कोरक या ब्लास्टोमियर कहते हैं। उसके पश्चात आगे देखते हैं विदलन
परिभाषा समझ में आई आपको? विदलन के प्रकार। अब विदलन के अलग अलग प्रकार होते हैं। तल व प्रारूप के आधार पे आगे हमें देखने को मिलते हैं कि सर्पिल है, रेखीय है, किस प्रकार का आपका विदलन है, अरीय है, आपके अलग अलग प्रकार के विदलन हैं, उसको हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें दोनों चीज़ों को हम एक साथ देखेंगे कि विदलन कितने प्रकार के होते हैं और कौन से जीवों में कौन सा विदलन होता है और इसके तल कौन से होते हैं। फिर उसके पश्चात है विदलन का महत्व है। अब देखो विदलन जो है उसमें इसको एक तूतक भवन, यहाँ हम इसको मोरुलेशन बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन बोलते हैं। तो विदलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारा का सारा जो सिस्टम है वो आगे जीव के निर्माण के लिए कोशिकाओं की संख्या को बढ़ा रहा है, लेकिन एक निश्चित साइज में रह के ही बढ़ा रहा है। और उस विदलन के प्ररूप या प्रकार के आधार पे उस जीव के आगे फ्यूचर की बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है। प्रारंभिक अवस्था में टोटिपोटेंसी होती है, लेकिन विदलन के पश्चात जब वहाँ विभेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ये टोटिपोटेंसी या मल्टीपोटेंसी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये विदलन का ही एक इम्पोर्टेंस है कि जहाँ प्रारंभिक अवस्था में कोशिका टोटिपोटेंट थी वो धीरे धीरे प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट होते होते फुली डिफ्रेंशिएट अवस्था में चली जाती है, क्योंकि विदलन के पश्चात ही आगे फिर गेस्टुलेशन की अवस्था देखने को मिलती है जिसमें कोशिकाएं डिफ्रेंशिएट हो जाती है। हालांकि विदलन का तो यही है कि भ्रूणीय अवस्था में होने वाले समसूत्री विभाजन जो प्रारंभ में सिंक्रोनाइज वे में होते हैं और उसके पश्चात वो असिंक्रोनाइज हो जाते हैं। जो कोरक बनते हैं उनकी साइज़ में अंतर आना शुरू हो जाता है, छोटे बड़े आमाप के कोरक बनने लगते हैं। तो मोरुलेशन जो है तूतक भवन, उसमें एक गेंदनुमा संरचना बनती है प्रारंभिक विभाजनों के पश्चात में। एक ठोस बॉल की जैसी संरचना बनती है जिसमें कैविटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और कोशिकाएं एक सहतूत की भांति जमी हुई दिखाई देती है। जो आप सहतूत देखते हो ना, सीताफल देख लो, उस तरीके से ये दिखाई देते हैं। और ब्लास्टुलेशन में क्या है, एक ब्लास्टोसील नामक कैविटी बनती है, कोरक गुहा बनती है, जिसमें बीच में वो कैविटी है और परिधि की तरफ कोशिकाएं इकट्ठी हो गई है, जिनको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। एक बाह्य परिधि की तरफ कोशिकाएं बनी है, पोस्ट कोरक कोशिकाएं बोलते हैं। और अंदर एक कहीं कोने में कोशिकाओं का एक समूह है, झुंड बना के रहता है, जिसको हम इनर सेल मास के नाम से जानते हैं। जो इनर सेल मास की कोशिकाएं हैं आगे गेस्टुला भवन या गेस्टुलेशन के दौरान मोर्फोजेनिक मोमेंट संरचना विकास से गतियाँ दर्शाती है, और वो जो खाली स्थान होता है कोरक गुहा वो इसमें उसकी मदद करती है कि खाली स्थान में गति कर पाती है। और यहाँ देखो अगले पॉइंट में गेस्टुला भवन क्या है, तो यहाँ जो मोरुला है वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टुला अब गेस्टुला में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे प्रारंभ में जो संरचना बनी थी मोरुला और ब्लास्टुला की, वो एक कोशिकीय या ज़्यादा से द्विकोशिकीय थी। तो गेस्टुला भवन में ये थ्री जर्म लेयर संरचना में बदल जाती है, 3 जनन स्तरीय कोशिकाओं में ये वह संरचना में बदल जाता है। और यहाँ संरचना संभावित आरेख हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें कोशिकाओं की लोकेशन से ये पता चलता है कि कौन सी कोशिका फ्यूचर में कौन सा ऑर्गन बनाएगी, और कोशिकाओं की संरचना विकास से गतियाँ हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार संरचना विकास से गतियाँ होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं गेस्टुला भवन का महत्व है। तो प्रारंभ में जहाँ विभाजन हो रहा था, गेस्टुला भवन में विभेदन होना शुरू हो जाता है, और इससे हमें आगे डेवलपमेंट के दौरान विविधताएं देखने को मिलती है। कोशिकाएं उन अंगों का निर्माण करने वाले स्थानों पर पहुंच जाती है जो उसके लिए नियत होते हैं। संभावित आरेख के माध्यम से हमको देख पाते हैं। विभिन्न प्रकार की आप डाइस का यूज करके ऐसा कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, फेट मैप्स के नाम से जानते हैं। तो सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे भ्रूणीय प्रेरण, यानी कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। अब कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए मोटिवेशन या प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान इसमें कुछ ऐसे कारक भाग लेते हैं जो किसी कोशिका से निकल के उसको प्रभावित कर सकते हैं या आसपास की कोशिकाओं को, टारगेट कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें एक स्पेमान का
प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी इसकी डोर्सल साइड पे, गेस्टुला की डोर्सल साइड पे आपको मिलेगा, जो कि विभेदन का इंडक्शन करता है। तो इसके पश्चात में विभेदन और सामर्थ्य देखने को मिलता है, यानी कि अनडिफरेंशिएट सेल्स से डिफरेंशिएट सेल्स में कन्वर्ट होना यहीं से शुरू होता है गेस्टुला बोन के पश्चात। और ये विभेदन का अर्थ ये है कि मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट और टोटीपोटेंट सेल्स का ऐसी कोशिकाओं में डिफरेंशिएट हो जाना जो कि एक अपना विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गई है, डिफरेंशिएट हो गई है। और कॉम्पिटेंस का अर्थ है कि सामर्थ्य, कोई भी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होता है तो उस इंडक्शन को ग्रहण करने के लिए किसी कोशिका में सामर्थ्य है या नहीं है, यानी कि उस जो प्रभाव है उसको दर्शाने के लिए वो खुद को उस परिस्थिति में तैयार कर पाती है कि नहीं। तो ये जो सामर्थ्य है किसी भी कोशिका का किसी अन्य संरचना में विकसित होना, किसी अंग में विकसित होना, तो ये समय और उसको मिलने वाले प्रेरण पर निर्भर करता है। अगर सही समय पे सही प्रेरण मिलता है तो जहाँ आँख लगनी है वहाँ आँख का विकास होगा, जहाँ नाक है तो नाक, कान है तो कान। लेकिन अगर सही समय पे सही भ्रूणीय प्रेरण नहीं मिलता है तो कई प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ या विकृतियाँ देखने को मिलती है। तो ये भ्रूणीय प्रेरण बहुत ही महत्वपूर्ण है नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। उसके पश्चात ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग विकास है एवं वृद्धि है। अब हम आगे देखते हैं, ये प्रीमोर्डियल जो आपकी सेल्स जो होती है, जो आगे निर्माण के लिए अपने नियत स्थानों पर पहुंच गई है, फिर से ये विभाजन करती है, विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियोनिक इंडक्शन इनको मिलते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे वो इंड्यूस होती है और उसके पश्चात वो विभेदित होकर पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर लेती है। और ये होने के साथ साथ जीव के आमाप और आकृति में भी वृद्धि होती है, उसके भार में भी वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती है। उसके पश्चात है पुनरुद्भवन, विरूप उत्पत्ति, जीर्णता एवं काल प्रभाव। रीजनरेशन को हम सिंपल भाषा में कहें तो पुनर्उद्भवन, पुनः उत्पन्न होना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई चीज़ बन गई है तो ये उसकी प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन जब वो मैच्योर अवस्था में चला जाता है, कह सकते हैं कि वो आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज हम देखते हैं, जब हम एडल्ट स्टेज में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस समय मान लो कि कोई चोट लग गई या कोई भी दुर्घटना हो गई तो घाव आ गया, तो वो घाव है वो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया के द्वारा ही बढ़ता है। इसी प्रकार किसी छिपकली की पूँछ कट जाती है तो वो पूँछ, कटी हुई पूँछ कुछ समय बाद में फिर से उगाती है, तो वो घटना भी पुनरुद्भवन है। हमारे नाखों का बढ़ना भी पुनरुद्भवन है, हमारे बालों का बढ़ना भी पुनरुद्भवन है। हमारी जो स्किन है, त्वचा, ये बार बार उतरती है और वापस बनती जाती है, ये भी पुनरुद्भवन के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं पुनरुद्भवन का सिंपल सा अर्थ है खोए हुए अंगों की पुनः प्राप्ति। खोए हुए अंगों या कोशिकाओं की पुनः प्राप्ति पुनरुद्भवन कहलाता है। तो इसके अलग अलग प्रकार है। कई बार क्या होता है कि मान लो किसी जीव के अंदर कोई उपांग डैमेज हो गया, किसी का हाथ कट गया, कोई छोटे जैसे कॉकरोचेज हैं, ऑर्थोपोडा के सदस्य हैं, तो उनमें वो उपांग नहीं आने की बजाय कोई दूसरी संरचना आ जाती है, किसी में वही संरचना वापस आती है, किसी में ये अल्टरेशन हो जाता है स्ट्रक्चर्स का। तो उसके आधार पे अलग अलग प्रकार आपको देखने को इसमें मिलेंगे। इस प्रकार विरूपतियाँ, टेटोजेनेसिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी हमने अभी बात की थी ना कि ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार आपका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें अगर म्यूटेशन हुआ है, आपके नॉन डिसजंक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उन सभी की वजह से कई बार हम एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कोई आपने मेडिसिन ड्रग ले लिया हो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, कुपोषण की वजह से ऐसा हो सकता है, कोई विशेष प्रकार का आपको तनाव है, उसकी वजह से जो संतान होती है वो नॉर्मल नहीं रह पाती, उसका मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है। तो ये सभी टेटोजेनेसिस के अंतर्गत आती है। फिर है एजिंग या जीर्णता। तो एजिंग या जीर्णता का सिंपल सा अर्थ ये है कि जीव जब एक उम्र के पश्चात में अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार उतना कार्य नहीं कर पाता, शारीरिक क्षमताएं भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कम हो जाती है, मानसिक रूप से भी उतना नहीं रह पाता, तो उसको, उस दशा को हम जीर्णता बोलते हैं, बुढ़ापा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं जब वृद्धि करके और विभाजन करती है तो हर बार वो
अपने जीव द्रव्य में कुछ ऐसे पदार्थों को स्टोर कर लेती है अनजाने तरीके से, अनचाहे तरीके से, जो उसकी नॉर्मल जो मेटाबॉलिक और बायोफिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उनको इम्पैक्ट डालता है। इसी प्रकार टीलोमरेज एंजाइम, टीलोमेरिक एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम जो हम पढ़ते हैं, वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसका कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार जो कोशिका का डीएनए है वो लगातार रेप्लिकेट होने से नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो ये सभी कारक जीर्णता और काल प्रभावन को दर्शाते हैं। काल प्रभावन का यही है, काल, किसी भी कोशिका का काल के साथ यानी समय के साथ में उसका अपाशिता या कमजोरी को दिखाना। तो ये जीवों के साथ भी होता है, एक समय के पश्चात जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मुर्गी की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ, मुर्गी का जो अंडा है उसमें कई प्रकार की लेयरिंग मिलती है। जब हम संरचना देखेंगे तो इसको बहुत आराम से, प्यार से समझ में आ जाएगा। फिर मुर्गी के परिवर्तन की 6वें घंटे की अवस्थाएं, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मुर्गी के अंडे है उसकी जो अलग अलग स्लाइडें हैं उनको भी हम प्रैक्टिकल में समझते हैं कि 24 घंटे, 18 घंटे, 33 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे, अलग अलग अवस्थाओं पे हमने उसमें सोमाइट्स की संख्या देखते हैं। उसमें जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजी में चेंजेज आ रहे हैं, एनाटॉमी में चेंजेज आ रहे हैं, उनको हम देखते हैं, अच्छे से मेजर करते हैं। तो उससे हम समझ पाते हैं कि समय के साथ साथ में उसमें किस प्रकार परिवर्तन आया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्तनियों में अपरा यानी प्लेसेंटा, परिभाषा, प्रकार, संरचना व औतिकी के आधार पर वर्गीकरण अपरा के कार्य है। तो यहाँ देखो, सबसे पहली चीज़ तो प्लेसेंटा क्या, एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है किसमें, मदर और चाइल्ड के बीच में। तो यहाँ ये एक ऐसी संरचना है जो दोनों को कनेक्ट करती है, जिसमें कि बच्चे का पोषण और उसकी उत्सर्जन वाली चीज़ें हैं वो माता के बीच में आदान प्रदान होती है। उसके साथ कुछ एंटीबॉडीज़ भी मदर से चाइल्ड को दी जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है इनिशियल फेज में। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ अपरा है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, कुछ कम कनेक्टेड होती है, तो कुछ बहुत कम कनेक्टेड। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से है वो यही है कि कौन सी अपरा कौन से जीवों में पाई जाती है और उसके क्या लक्षण होते हैं, और इसके वर्गीकरण को भी हम अच्छे से समझेंगे। और अपरा के कार्य तो सिंपल यही है कि जो एम्ब्रियो है, जिससे कि हमने योग सेक की बात की थी, सेम वैसा ही कार्य यहाँ पे अपरा का रहता है कि जो बच्चा है उसको सभी प्रकार की पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, और साथ ही साथ उसके अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उनका निष्कासन हो, ताकि उसके बच्चे के ग्रोथ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। इसी प्रकार थर्ड यूनिट में हम देखते हैं, तो यहाँ हम मेंढक का भ्रूणोद्भव देखते हैं और उसमें कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस भी देखते हैं। तो मेंढक है उसमें जो भ्रूणोद्भव है उसमें एक चीज़ ये भी देखते हैं कि उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ हम इसको बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, इसको हम पूरा अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार भ्रूणोद्भवन के दौरान ये जो कोशिकाएं अगर डैमेज भी हो जाए तो उससे वापस नई कोशिकाओं का जनरेशन हो सकता है। कुछ विशेष प्रकार के इंडेक्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे जो कि पर्टिकुलर कुछ जीन्स के एक्टिवेशन से यहाँ पे कार्य करते हैं, तो उन जीन्स की भी स्टडी हम इसमें करेंगे। और कायांतरण है तो इसमें हम देखते हैं कि जो लार्वा है मेंढक का वो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म से टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग। एक्वेटिक हैबिटाट में रहने वाला उसका जो टेडपोल लार्वा है वो आगे एडल्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो वो टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय जीव में वयस्क में बदल जाता है। फिर हम लिंग निर्धारण एवं लिंग विभेदन में कोष के विभेदन की क्रियाविधि, तो इसमें भी हम देखेंगे कि अलग अलग समय पे अलग अलग जीन्स का एक्टिवेशन होता है। एक एक पेज, दो दो पेज की ये चीज़ें हैं जिनको हम डायग्रामेटिकली आगे समझेंगे कि किस प्रकार विभाजन होता है। उसके बाद में प्रसव पूर्व लिंग जांच के विरुद्ध सरकारी नियम। तो यहाँ एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको लेके कोशिकाओं को एम्प्लीफाई करके ये पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर कोई विकृति तो नहीं है, आनुवंशिक कोई विकार तो नहीं है। लेकिन इसका दुरुपयोग लिंग निर्धारण में भी किया जाने लगा है। उससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की। तो इसमें एक लिंग विशेष को ना चाहते हुए
उसको हटा दिया जाता है, गर्भ से उसको मरवा दिया जाता है, जो कि एक गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है। तो इसको रोकने के लिए भी सरकारी नियम बनाए गए हैं। अतः लिंग निर्धारण के लिए नहीं है एम्नियोसेंटेसिस, वो आपके बच्चे में पल रही कोई भी प्रकार की अगर आनुवंशिक समस्या है तो उसका समय पे निदान होके उसके उपचार के लिए है। उसके पश्चात भ्रूण में जन्म के समय शरीर के आत्मक संक्रमण कई प्रकार के एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि वो उस समय काफ़ी वीक होता है, और उस समय अगर मदर के शरीर में कोई भी ड्रग जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जो कि उसके लिए सही नहीं है, तो वो सीधा सीधा उसके गर्भ को भी अफेक्ट करती है। उसके पश्चात प्राणी कोशिकाएं एवं उत्तक कल्चर की संकल्पनाएं। तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर सिस्टम डेवलपमेंट हुआ है कि किस प्रकार हम इंडक्शन देके हम बाहर से पोषक तत्व उपलब्ध करवा के कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ कई प्रकार के अंगों का निर्माण भी होता है, जो कि उसी जीव की टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट सेल्स को लेके और उसको इन विट्रो किसी पात्र के अंदर रख के उसमें पोषक तत्वों को प्रोवाइड करवा के निश्चित उसके ऑप्टिमम कंडीशंस में उसको ग्रो करवाया जाता है। इसी प्रकार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक ट्रांसफ़र (AT) ये भी हमें देखने को मिलता है। और भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएँ, जिसमें हमने पहले ही बोल दिया है, प्लूरिपोटेंट कोशिकाएँ जो पूर्ण सक्षम होती है नए जीव का निर्माण करने में, प्लूरिपोटेंट कोशिकाएँ जो एक से ज़्यादा जर्मिनल लेयर की कोशिकाओं और अंगों का निर्माण कर सके, और मल्टीपोटेंट कोशिकाएँ जो केवल एक ही जर्मिनल लेयर की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। तो यहाँ इसमें पात्र निषेचन और भ्रूण स्थानांतरण में एक डोली भेड़ का एग्जाम्पल जो हम बार बार पढ़ते हैं, वो इसमें अच्छे से समझ में आता है कि किस प्रकार हम स्पर्म और ओवम को हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके और उसमें फर्टिलाइजेशन करवा के एक निश्चित समय तक उनको कोशिका व्यवस्था, 16 कोशिका व्यवस्था जनरली हम लेते, 16 या 32 कोशिका व्यवस्थाएँ, और उसको फिर मदर के एम्ब्रियो उसमें यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और वो वहाँ पे फिर आगे का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसका इंडक्शन दिया जाता है पहले ओवम रिलीज़ करने के लिए, और उसके पश्चात भी मदर को लगातार विभिन्न प्रकार के हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है ताकि वो गर्भ टिका रहे, और ये सारी प्रक्रिया इसमें हम पढ़ते हैं। तो हम इस बुक के अंदर जो जो पढ़ने वाले हैं उन सभी का समराइज़ में मैं आपको समझा दिया है। अब हम धीरे धीरे एक एक किताब को उठाएंगे। मैं इसका फर्स्ट पेपर एनिमल टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन को पढ़ाऊँगा, तो आगे के सभी वीडियोज़ में बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को हम समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को बताना है, और साथ ही घर पे बैठ के नोट्स बनाने हैं। कोविड में लोगों को मास्क अवेयरनेस के लिए बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी ध्यान रखना है, और जल्दी पढ़ाई के प्रति अपना रुझान विकसित करते हुए सिलेबस पूरा करना है। थैंक यू।